पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अदालती फैसलों के गिर्द घूम रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता माह 25 मई को अपना एहतजाज इस ऐलान पर ख़त्म किया था कि वो अगले 6 रोज़ में दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे। मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है और तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बाद ही अगला लाएअमल जो है उसका ऐलान किया जाएगा। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वज़ीर ख़जाना और सेहत बराए KP के जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है 6 दिन की, तो अब ये जो PTI है उसने पकड़ दकड़ वगैरह से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है। अब अदालत अगर इजाज़त दे देगी और जो हिफाजत है उसकी गारंटी दे देगी तो आप लोगों का लाएअमल क्या होगा, और अगर अदालत इजाज़त नहीं देती है तो फिर आप लोगों का लाएअमल क्या होगा? देखें, हिकमत अमली तो खान साहब डिसाइड करेंगे पार्टी के साथ मुशावरत के बाद, लेकिन 3 चीज़ें क्लियर। एक, जो 25 मई को मार्च हुई थी उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पाकिस्तान के जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनका जुनून, उनका हक के साथ जो है वो खड़े होना, और इस हद तक कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो बर्बरियत है, जो टीयर गैस का एक पूरा सैलाब जो है वो बरसाया गया, उसको भी बर्दाश्त करना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तहरीक में नहीं हुआ। जो दूसरी चीज़ वो ये, जो खान साहब ने जिस वजह से उस धरने को कैंसिल किया और जो उन्होंने बार बार कहा है, हमारा मकसद ब्लडशेड नहीं है, हमारा मकसद जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना नहीं है। तो अगर ये एक हकीकत है, और आप जो हमारे इम्पोर्टेड इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी कल या परसों की ट्वीट्स देख लें, तो मेरे ख्याल में ये किसी माफिया डॉन को तो जेब देती है, एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं देती। ये आप देख लें। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मकसद यही है कि जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है वो कोर्ट प्रोटेक्ट करे, ताकि इस मुल्क में जमहूरियत सही तरीके से चल सके। और अगर वो ना हो तो फिर प्लान B भी है, प्लान C भी है, लेकिन जो 2-3 बातें मैंने कही उनको मद्देनजर रखते हुए वो प्लान्स बनाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं तैमूर साहब कि इस वक्त इमरान खान के जहन में जो प्लान्स हैं, जो अभी कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हो रहे हैं, जैसा कि आज भी खान साहब की एक अहम मीटिंग है अपनी पार्टी के अहम लीडरान से, तो क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और उनके जहन में क्या चल रहा है? वो तो मैंने आपको यही बता दिया। देखें, तो जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव मकसद जो है वो बड़ा सिंपल है, और वो मकसद यही है कि जो मुल्क में माशी क्राइसिस आया वो इसीलिए आया है कि एक लेजिटिमेट हुकूमत को, एक जायज़ हुकूमत को हटा के एक इम्पोर्टेड, एक नाजायज़ हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो गवर्न नहीं कर पा रही। उसका एक ही मकसद है, उसका एक ही हल है कि इलेक्शंस हो। इलेक्शंस इसलिए हो कि पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देना चाहे उसको वोट मिले, एक हुकूमत को 5 साल मिले, ताकि वो पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सही फैसले भी कर सके, मुश्किल फैसले भी कर सके। जो सारी हमारी बात होती है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में होती है। मेरे ख्याल में तो जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी है, ख़ास तौर पे PMLN की इक्विटी, उनकी मकबूलियत हर रोज़ कम हो रही है। बाकी जो उन्होंने अपने साथ इत्तेहादी बिठाए हैं वो मज़े से मिनिस्ट्रियों के मज़े चख रहे हैं, और सारा जो मलबा है राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज शरीफ जैसे जो है वो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की वजह से वो PMLN की सियासत को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो अगर हमें पाकिस्तान का थोड़ा सा भी ख्याल है तो इलेक्शन की तरफ चले। सही। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र किया, उनके बयानात का, ट्वीट का जिक्र किया, तो ठीक है, चलें, उनके बयानात मुनासिब नहीं है, ट्वीट मुनासिब नहीं है, लेकिन वज़ीर आला KP जो है उनके भी बयान की बात करेंगे ना। उन्होंने जो बात की कि हम अपनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, तो उनका बयान भी तो गैर मुनासिब था, उस पर भी बड़े एतराज़ात हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, लेकिन देखें अदर हैंड तो फिर आता है ना, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में तो देखें कि हमेशा जब पुख्तूनख्वा से मार्च निकलता है तो उसे क्यों अटक पे रोक जाता है और एक पूरे सूबे को बाकी पाकिस्तान से काट दिया जाता है।
ये एहसास शायद इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ड्राइंग रूम्स में ना हो, लेकिन आपको एक छोटे सूबे में रहना पड़ता है ये महसूस करने के लिए कि छोटे सूबों की एक वफाक में अहमियत क्या होती है, उनका माइंडसेट क्या होता है। अवैस उसी दिन जब ये हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे शाम को लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से खत आया कि हमारी कल ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि सारी जो कमर्शियल ऑक्सीजन कंपनीज हैं वो पंजाब में सिचुएटेड है, कराची में इंडस्ट्री हमारी वहां पे ही होती है, कल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आएगी। ये पूरे सूबे के अस्पतालों में होता। आप सोचें कि कितने इंडिविजुअल सिटीजन्स का बिजनेस अगर इस्लामाबाद में, लाहौर में हो, वो आप रोक देते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। ये जो हम पाकिस्तान में खास तौर पे एक पार्टी की क़यादत, आप देखें जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनका पावर बेस नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब की चंद सीटों में है, वो आती हैं तो वो वफाक को कमज़ोर करती हैं। शायद इसी जो है वो कॉन्टेक्स्ट में चीफ मिनिस्टर साहब के ये जज्बात हो कि उन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन इमरान खान साहब के एक्शंस को देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आपने लाइन लेनी है तो आप वैसे ये क्यों नहीं कहते कि इमरान खान साहब 22 घंटे की स्ट्रगल के बाद डी चौक पहुंच गए थे, उन्होंने तनकीद बर्दाश्त करना बेहतर समझी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तसादम नहीं चाहता, इसलिए मैं धरने को कॉल ऑफ कर रहा हूं। सही। अच्छा, अब तनकीद की बात तो उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन अब जो उन पर तनकीद हो रही है, कल जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया है और उसमें जो उन्होंने बात की है उस पर बड़े लोग एतराज़ कर रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मुल्क जो है वो डी न्यूक्लियराइज हो जाएगा और मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं। इस तरह की बात तो फिर बहुत ज़्यादा यूँ लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है कि आप मुल्क के टुकड़े करने की बात करते हैं सिर्फ इस वजह से कि अब आप इक़्तिदार में नहीं हैं। अवैस, हम जो 24/7 न्यूज़ साइकिल में रहते हैं उसमें माजरत के साथ, अफसोस से बड़ा आसान हो जाता है हर बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना। इमरान खान ने पिछले महीने कोई 20 जलसे किए, तकरीबन हर जलसे में उन्होंने कहा कि फौज इमरान खान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ट्रू। कहा या नहीं कहा? इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिन्होंने बार बार पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इस्लामियत को पर्सनल गेन से आगे रखा है। उन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया। इमरान खान के ख़ानदान ने आगे सियासत नहीं करनी। इमरान खान ने 70 साल की उम्र में जो कुछ हासिल करना था पाकिस्तान में, क्रिकेट के करियर से ले ले, फिलैंथ्रोपी पे जाएं। पहले तो हम ये कह सकते थे कि पॉलिटिक्स में उनको सबसे बड़ी कुर्सी नहीं मिली, बहुत कम लोगों को 3.5 साल वजीर आजम रहने का मौका मिला है, राइट? तो अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि सिस्टम दुरुस्त करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, उन सबको सोचना है कि सही रास्ता कौन सा है, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए, क्योंकि यही चीजें जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में झगड़ा साहब, नए भर्ती होने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए पेंशन और जो जिसको हम कहते हैं कि ग्रेजुएटी फंड है वो ख़त्म कर दी है और कंट्रीब्यूटरी पेंशन का कोई सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा? पहले तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि पेंशन ख़त्म नहीं कर रहे, पेंशन का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं। ओके। ये मेरे ख्याल में शायद फिस्कल मैनेजमेंट में पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम कदम है और सबसे ज़रूरी कदम है, और उस टाइप की रिफॉर्म है जो एक स्टेबल गवर्नमेंट ले सकती है, जिसको ये ना कहना पड़े कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पेट्रोल की कीमत बढ़ाए। वजह ये है, और मैं मिसाल आपको वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान रेलवेज की देता हूँ। पाकिस्तान का पेंशन का निज़ाम अनफंडेड है। इसका मकसद ये कि हम सरकारी मुलाजमीन को पेंशन का वादा तो करते हैं, लेकिन 80 साल में किसी ने ख्याल नहीं किया कि पेंशन देने का निज़ाम क्या होगा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज 1.5 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स हैं,
पूरे पाकिस्तान में मेरे अंदाजे के मुताबिक जब सारी हुकूमतों को मिला लें और आज़ाद इदारों को मिला लें, जो हुकूमती इदारे, तो मेरे ख्याल में 20 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स होंगे। और पुख्तूनख्वा में पेंशन का बिल जो सिर्फ 15 साल पहले 1 अरब रुपए से कम होता था, वो अभी 100 अरब रुपए से ज़्यादा है। हम तकरीबन अपनी 20% स्पेंडिंग पेंशन्स पे करते। पूरे पाकिस्तान में ये रकम कोई 1500 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे पेंशन्स पे लगेंगे। नतीजा मैं ये 3-4 साल से कह रहा हूँ कि सिर्फ 4-5 साल हैं जिसके बाद कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में पेंशन के अलावा या कुछ नहीं दे सकेगी या फिर पेंशन नहीं दे सकेगी। इसका सबूत है कि पाकिस्तान रेलवेज के 1.5 लाख मुलाजमीन को 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहे और वफाकी हुकूमत के पास कोई हल नहीं है। जो नया पेंशन का निज़ाम है वो इसलिए बेहतर है कि उसमें जो नए मुलाजमीन होंगे उनके हर महीने पेंशन के लिए पैसे अलहदा रखे जाएंगे। 10% जो एम्प्लॉय होगा वो अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करेगा, उसके मुकाबले में टिपिकली इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की होती है। हमने कहा कि इक्वल नहीं, 10% के बजाय 15% जो है वो गवर्नमेंट देगा, यानी उस एम्प्लॉय का पैकेज ज्यादा हो जाएगा। 50,000 के बजाय अगर वो 50,000 रुपए में 5,000 रुपए देगा तो गवर्नमेंट 7,500 रुपए देगी। आज के दिन तो ये हमें थोड़ी सी तकलीफ देगा, लेकिन उस एम्प्लॉय के 12,500 रुपए उसके पेंशन फंड में जमा हो जाएंगे, इन्वेस्ट होंगे। जब उसकी आप 40 साल सर्विस देखेंगे तो आज के पेंशन के निज़ाम से उसे बेहतर पैकेज मिलेगा, उसे वो कम्यूटेशन भी मिलेगी जो वन ऑफ मिलती है और उसको बाकी जिंदगी पेंशन भी मिलेगा। और ये खतरा नहीं होगा जो आज रेलवेज में हो रहा है और जो खतरा एग्जिस्टिंग पेंशन के निज़ाम में आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में कि एम्प्लॉइज को पेंशन मिलेगा ही नहीं। पूरी दुनिया अनफंडेड पेंशन से फंडेड पेंशन की तरफ जा चुकी है। इंडिया 2004 में जा चुका है, पाकिस्तान नहीं गया। और ये जो माशी हालात आजकल पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से, इसीलिए कि ये फैसले हमने 20-25 साल पहले नहीं किए। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वो पहला सूबा है जो ये कदम ले रही है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि अफसोस से एक जो चीज़ होती है, कल मैंने ट्वीट भी किया था क्योंकि डॉन में एक स्टोरी चली थी, आप जब ऐसे रिफॉर्म स्टेप्स को जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होते हैं, उन पे आप गलत हेडलाइन चलाते हैं। डॉन ने हेडलाइन चलाई थी कि पेंशन एम्प्लॉइज के खत्म हो जाएंगी, तो आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसे ठीक हो? तो रिफॉर्म्स का माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। इंशाल्लाह रिफॉर्म्स करेंगे तो ही मामलात बेहतर होंगे, वरना तो हम वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर से एक दिन खुदा ना खास्ता कहीं कवर में ही उतर जाएंगे। तैमूर साहब ये बताइए कि एक और निज़ाम जो आप लोग लेकर आए और वो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ, सेहत कार्ड का, उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने एक बड़ा जो अहम कानून है वो पास किया है। आप लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एक्ट 2022 जो है असम्बली से मंजूर करा लिया है, ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ये ज़रा डिटेल में बताइए। हाँ जी, अवैस शिफा, देखिए मुझे जितना फख्र है कि खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा बना जिसने हेल्थ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस की 2016 में, पहला सूबा बना जिसने ये ख्वाब देखा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देंगे 2019 में, पहला सूबा बना जिसने नवंबर 2020 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रोसेस का आगाज किया और 1 फरवरी 2021 को पूरे सूबे को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कवर किया। और अभी खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा बन रहा है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी कर रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता इस प्रोग्राम का कितना फायदा। और जब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई थी तो इमीडिएटली हमें सिटीजन्स की इतनी फीडबैक आने लगी कि क्या ये ख़त्म हो रहा है, वफाकी हुकूमत ख़त्म कर रही है। कानून पे हम पहले से ही काम कर रहे थे, तो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी कि इसको जल्द से जल्द फाइनल करें, ताकि जब ये कानून पास हो कि खैबर पख्तूनख्वा के हर सिटीजन को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलेगी और ये हमारे हेल्थ सिस्टम का बुनियादी एक जुज़ होगा, तो फिर कोई भी हुकूमत इसको आसानी से वापस नहीं कर सकेगी। और आप देख सकते हैं कि जहां पे हम पेंशन रिफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हम इस तरह की तारीखी स्कीमें भी ला रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के निज़ाम को भी तब्दील कर रही है और जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी सोशल सेक्टर डिलीवरी को भी तब्दील कर रही है।
तो इंशाअल्लाह ये एक बड़ा कदम है, हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। हमारा अगला कदम ये होगा कि हम इसमें एक ओपीडी प्रोग्राम भी लाएंगे, जहां पे अगर आप अवैस मुझे नहीं पता, अगर आपका जो है परमानेंट पता पख्तूनख्वा का हो, मेरे ख्याल में शिफा का तो है, तो आप थोड़े से पैसे दे के ओपीडी कवर भी ले सकेंगे, दवाइयों की कवर भी ले सकेंगे और अपनी जो कवरेज है वो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकेंगे। क्या बात, ज़बरदस्त भाई। अल्लाह ताला इसी तरह इस मुल्क को ऐसे ब्रेन्स दे जो इस किस्म के मंसूबे लेकर आएँ और आवाम की खिदमत करें। अवैस आप अपना परमानेंट पता जो है वो KP का करवा लें।